अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर साहब को हमेशा की तरह प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक सवाल से। हमारे जो सुनने वाले बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो देखते हैं इस शो को, उनमें से किसी एक ने जो है वो क्वेश्चन किया, मोहम्मद खान है सक्कर से, उन्होंने पूछा है कि उनका वेट तेज़ी से बढ़ रहा है और उनको किसी ने तजवीज़ किया कि वो इंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। तो इंडोक्राइन वजूहात क्या है वेट बढ़ने की, या नॉर्मल लोगों में किसी भी और वजह से भी वेट बढ़ सकता है, या कुछ इंडोक्राइन वजूहात भी होती हैं? देखिए, जब भी किसी पेशेंट का तेज़ी से वेट बढ़ रहा होता है या ओवरवेट वैसे लोग होते हैं और वेट कॉन्शियस होते हैं, उनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलने का इसलिए कहा जाता है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो वेट बढ़ने का बायस बन सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि आप नॉर्मल खाना पीना खाते हो, आप अपनी वॉक भी करते हो, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आपका वेट फिर भी बढ़ रहा हो, तो कुछ ऐसी बीमारी हैं एंडोक्राइन की जिनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मसलन उसमें से जो बहुत कॉमन बीमारी है वो थायराइड की बीमारी है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, यानी उनका जो हार्मोन है थायराइड के वो कम रिलीज़ होते हैं और थायराइड ग्लैंड सही तरह काम नहीं कर रहा होता, तो उनका वेट बढ़ सकता है, हालांकि वो नॉर्मल खाना पीना खा रहे होते हैं और फिर जल्दी कम भी नहीं होता अगर वो करने की कोशिश और वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो वेट कम नहीं होता। अच्छा, दूसरी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कुशिंग या एक्सेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी जिस्म के अपने स्टीरॉइड्स का लेवल का बढ़ जाना। अच्छा, ये बीमारी आपके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम होने से, कोई ट्यूमर होने से भी ये बीमारी जन्म ले सकती है। और अगर आपके दिमाग के अंदर जो ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो, एडिनोमास हो, तो वहाँ से भी ये बीमारी जन्म ले सकती है। ये सारी इंडोक्राइन वजूहात, जिसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है जिस्म के अंदर। अच्छा, कॉर्टिसोल बढ़ने का मतलब है कि आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो कॉर्टिसोल का बढ़ जाना और थायराइड हार्मोन्स का कम हो जाना, अच्छा, ये एंडोक्राइन वजूहात हैं वेट के बढ़ने की। अच्छा, तीसरी को बीमारी अगर हम इसमें कर सकते हैं तो वो है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी की फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर अदरवाइज वेट ज़्यादा ही होता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और वेट ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, सब सेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इंसुलिनोमा होता है, यानी उनके इंसुलिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। अच्छा। हम तो यहाँ जो बातें करते हैं वो डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ में इंसुलिन को क्या होता है? उनका कोई मेटाबॉलिक एरर होता है, तो इंसुलिन को क्या हो जाता है? कम हो जाती है कि ज़्यादा हो जाती है? कम हो जाती है डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन बाहर से लगानी पड़ती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके जिस्म में कोई ऐसा एरर हो कि इंसुलिन लेवल ज़्यादा बनना शुरू हो जाए। अच्छा, तो अगर इंसुलिन लेवल कम हो तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो तो शुगर लेवल को क्या होगा? कम होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे लोग हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं और टिपिकली ये सुबह जब उठते हैं तो इनकी शुगर लो हुई होती है। अच्छा। और ये बेहोश हो जाते हैं, फिर इनको ग्लूकोज लगता है तो ये ठीक होते हैं। ये इंसुलिनोमा या इंसुलिन का ट्यूमर होता है एक, यानी पैंक्रियास का ट्यूमर है जिसमें इंसुलिन ज़्यादा बन रही है, वाफर मिकदार बन रही है। ठीक है। अच्छा, ऐसे मरीज फिर करते गए बेचारे, वो उनको खौफ होता है ना कि हमारी शुगर लो हो जाएगी, वो सारा दिन मीठा खाई जाते हैं, हालांकि उनकी तो इंसुलिन भी ज़्यादा बन रही है ना। मीठा खाई जा रहे ज़्यादा, एज ए रिजल्ट के उनके अंदर शुगर लेवल मेंटेन रहे, ताकि कोशिश करते हैं कि लो ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा फिर भी लो हो जाती है, लेकिन उस रिस्पांस में जितना वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इंसुलिन ट्यूमर के मरीज होंगे वो अल्टीमेटली वेट गेन कर लेंगे, वजन कम ज़्यादा कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि उनको खौफ होगा कि हमारी शुगर लेवल लो ना हो जाए। हाँ जी। इस रिस्पांस में वो ज़्यादा खाते पीते रहेंगे। सो अगर हम अब 3 कैटेगरीज की बात करें जो एंडोक्राइन वजूहात हैं जो हमारे वेट बढ़ने का बायस बन सकती हैं, तो एक हो गया हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की कमी, एक हो गया हाइपर कॉर्टिकोलिज्म यानी आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाना जिस्म में,
या स्टीरॉइड्स बढ़ जाना, इसको कुशियराइट भी कहते हैं। और एक बीमारी जो और थर्ड बीमारी जो मैंने कहा कि इंसुलिन ट्यूमर में अल्टीमेटली वेट पेशेंट का गेन कर लेगा। फिर कुछ एसोसिएटेड डिजीजेज हैं, उसके साथ लिंक्ड डिजीजेज हैं, जो ओवरवेट बंदा जो होता है उसके अंदर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एंडोक्राइन के फीड से तलक रखती हैं। अच्छा। मसलन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, बहुत सारे लोग जिनका जिगर में चर्बी इकट्ठी हो जाती है, ओवरवेट होते हैं। बहुत सारी फीमेल जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी होती हैं, उनकी जो बेस होती है प्रॉब्लम की वो ओवरवेट होना होता है। हाँ। वेट रिड्यूस करती हैं तो ठीक हो जाती हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि इनके अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इनकी फास्टिंग शुगर बढ़ जाती है डायलिसिस से पहले की, इनको ट्राइग्लिसराइड लेवल इनके बढ़ जाते हैं। अच्छा। इनकी वेस्ट तो ऑलरेडी ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले, ये भी चूँकि एंडोक्राइन की फीड से तलक रखते हैं, इसलिए इनको साहब को जब इनका वेट बढ़ रहा था तो इनको किसी ने रेफ़र किया कि आप पहले एंडोक्राइन में से वजह निकालें अपनी। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म की आपने बात की है, इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें। हाइपोथायराइडिज्म जो है वो एक कॉमन, जैसे हम थायराइड डिसऑर्डर्स की मैं बात करता हूँ तो 3 मेन कैटेगरीज हैं थायराइड प्रॉब्लम्स की। थायराइड प्रॉब्लम जो है वो आप कैसे पता लगता है कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है? आपका थायराइड आपके वेट के साथ लिंक्ड है, आपकी एनर्जी के साथ लिंक्ड है। थायराइड ऐसा हार्मोन है जो 24 घंटे हर इंसान की ज़रूरत है। अच्छा, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो इंसान ओवर एक्टिव होगा, ओवर एंथुसियास्टिक होगा, एनर्जेटिक भी होगा वक्ती तौर पे, और एक्साइटेड भी होगा। अच्छा। मूड भी उसका ज़रा ऊपर होगा, हाइपर होगा ज़रा, अपबीट। हाँ, और एंजाइटी भी थोड़ी बहुत हो रही होगी उस हिसाब से। अच्छा, और फिर वेट वो तेज़ी से लूज़ करेगा, खाना पीना वही खा रहा, वेट फिर भी लूज़ कर रहा है। ये हाइपर थायराइड है। जी जी। हाइपोथायराइड उलट, उसकी उल्टा है। ऐसा मरीज जिसका थायराइड हार्मोन कम है, उसकी एनर्जी लेवल कम है, वो नींद ज़्यादा कर रहा है, अपना वेट ज़्यादा बढ़ा रहा है, खाता पीता कम है लेकिन वेट बढ़ता जाता है, और वो एंजाइटी का शिकार नहीं होता, वो डिप्रेशन का शिकार होता है। साइकिक मॉन्स उसको कहते हैं, ये साइकोसिस हो जाती है। ओहो, सॉरी, साइकिक मॉन्स डिफरेंट है, साइकोसिस हो जाती है, थायराइड साइकोसिस, थायराइड में नहीं है। तो थायराइड की जो बीमारी है उसके साथ ब्रेन का भी लिंक है, उसके साथ जिस्म के हर आर्गन का लिंक है। मसलन आप हार्ट का देखें, दिल का तल्लक भी थायराइड के साथ है। हालांकि लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि दिल का तल्लक जो है वो मैदे के साथ है। मेरा ख्याल है दिल का तल्लक थायराइड के साथ ज़्यादा है। अगर आपके थायराइड सिक्रीशन बढ़ जाए, हाइपर थायराइड हो जाए, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अगर आपकी सिक्रीशन कम हो जाए, हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। सो हाइपोथायराइड के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ डिप्रेस हुई होती है सिवाय वेट के। आप सिंपल कर लें कि हर बाकी अफाल जिस्म के कम हो गए होंगे, वेट बढ़ एक्सेप्ट फॉर वेट, वेट बढ़ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाकी सारा कुछ स्लो हो जाता है उसके अंदर, स्लो हो जाता है तो सिवाय वेट के, सिवाय वेट के। अच्छा अच्छा, अच्छा जी। तो अच्छा, आपने ये रीज़न बता दी कि एंडोक्रिनोलॉजी में जो रीजंस होती हैं वेट बढ़ने की, एक 3 बताई थी आपने, एक पे आज हम बात कर रहे हैं, एक हाइपर कार्टिसोल ज़्यादा हो जाना, लेकिन आज हम बात करेंगे ना हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आपने बता दिया कि ये भी कि ये क्या है। अच्छा, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं किसी मरीज में? रीजन बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे कॉमन रीजन है ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद कार, इम्यून इम्यून सिस्टम से लिंक्ड, आपके जो जिस्म के हिफाजती इंतजामात हैं उनके साथ लिंक्ड है। आप ये समझ लें कि हमारे जो यहाँ खड़ा हुआ बाहर गार्ड है, वो अब हमारे अपने ही लोगों को बाहर रोकना शुरू कर दे तो इसको हम ऑटोइम्यून कहेंगे। अच्छा, या अपने ही लोगों को पहचानना छोड़ दे, पहचानना बंद कर दे उसको। तो इसी तरह जो ऑटोइम्यून डिजीज थायराइड की होती है, उसमें जो थायराइड के सेल्स होते हैं उनको आपके जिस्म का जो निज़ाम होता है हिफाजती, वो उसको प्राय समझने शुरू कर देता है और उसके खिलाफ वो एक एंटीबॉडीज बनाता है जो उसको डिस्ट्रॉय करती है। वो समझती कि ये पराया है, ये फौरन है, यानी उनसे जो बेनिफिट होना होता है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाता है। तो वो रादर दैन कि वो किसी बैक्टीरिया को किल करे, वो इस थायराइड सेल को किल करना शुरू कर देता है। एज ए रिजल्ट आपके थायराइड टिश्यू में से थायरॉक्सिन निकलनी बंद हो जाती है और वही थायरॉक्सिन आपको बाहर से लेनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून रीजन। तो रिवर्स नहीं हो सकता? रिवर्स ये नहीं होता, एंटीबॉडीज बन गई
अच्छा, इस बीमारी को हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। हाशिमोटो इसलिए कहते हैं कि ये साइंसदानों ने नाम रखे हैं, ठीक है। अच्छा, हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अब हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो है ये मोस्ट कॉमन इसकी वजह है, 80% लोगों को यही होती है, और इसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो फैमिलीज में ट्रेवल करती हैं, यानी जेनेटिक जीन्स पे चली जाती हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा ये कि किसी मरीज ने अपने थायराइड का ऑपरेशन करवाया, वो हाइपर थायराइड था, थायराइड ऑपरेशन को आया, अब थायराइड निकल गया तो फिर उसको थायरॉक्सिन खानी पड़ेगी। सही सही। तीसरे वो मरीज हैं जिनको थायराइड का कैंसर होता है, वो ऑपरेट करवाते हैं तो फिर हाइपोथायराइड हो जाते हैं, फिर उसकी दवाई खाते हैं। चौथे वो लोग हैं, तो ये क्रॉनिक हुई एक तरह से। हाँ, क्रॉनिक जो रेडियो एक्टिव आयोडीन पीते हैं ना थायराइड की बीमारी के लिए, आयोडीन पी ली जी, उसके बाद वो हाइपोथायराइड हो जाएंगे, क्योंकि वो थायराइड टिश्यू केमिकली डिस्ट्रॉय रिमूव्ड हो जाएंगे। तो ये 4-5 वजह। तो दूसरा ये कि ओल्ड एज के साथ भी ज़्यादा एसोसिएशन है, और फीमेल्स में भी ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा अच्छा, ये बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन। अच्छा, सिम्टम्स को थोड़ा ज़रा पहले भी बताया था, मोटा मोटा थोड़ी सी बात एक्सप्लेन करते हैं। ये एक और बात जो बताने रहेगी वो ये कि टाइप 1 डायबिटिक जो है, जो हमारे बच्चे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है टाइप 1, उनके अंदर 30% में चांस होता है कि थायराइड बीमारी भी हो, हाइपोथायराइड भी हो, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादा। हाँ, और इंसुलिन ले रहे हैं, साथ ही थायराइड की बीमारी भी डेवलप हो गई, तो उनके अंदर स्क्रीनिंग करनी चाहिए थायराइड की बीमारी के लिए, यानी कि वो रिस्क पे। रिस्क पे। फिर आ जाते हैं ऐसे लोग जो ये थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, जिनमें खून की कमी है, जिनकी खून की कमी है, ये खून लगवाते रहते हैं, ठीक है, खून में आयरन जाता रहता बाहर से, आयरन इकट्ठा हो जाता है जिस्म में। ये आयरन इकट्ठा होता है तो ये बहुत सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंदर भी चला जाता है। अच्छा, इंक्लूडिंग थायराइड, थायराइड ग्लैंड के अंदर भी चला जाता है, तो वहाँ से इसका डिसफंक्शन कर देता है। कोई भी चीज़ जिस्म में कहीं भी एक्स्ट्रा इकट्ठी हो जाएगी तो जाहिर है वो तो डिसफंक्शन शुरू हो जाएगा। सो हीमोक्रोमेटोसिस टाइप डेवलप हो जाती है, और इसको हम कहते हैं थैलेसीमिया एसोसिएटेड थायराइड डिसफंक्शन। तो ये सारी बीमारियाँ जिससे थायराइड डिसऑर्डर जन्म लेता है। इलामात आप अगर सिर्फ इलामात पे डायग्नोज करें तो बहुत मुश्किल है। कोई भी अनयूजुअल जो आपके अंदर चीज़ें हैं, जैसे फटीग है, अनयूजुअल वेट का चेंज है, वेट लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, या आपकी एनर्जी लेवल डाउन रहता है, आप वही काम रोज़ाना एक्टिवली करते थे, आप वही काम अब डाउन होके कर रहे हैं, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं, ये सारी इलामात ऐसी हैं जिनमें थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक भी हैं तो, और याद रखिए ट्रीटमेंट टेस्ट बेस्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कहें कि सर मैं आज थोड़ा थकावट फील कर रही हूँ तो क्या मुझे थायराइड की बीमारी हुई, थायरॉक्सिन खिला दे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। अगर इस हिसाब से हम खिलाना शुरू करें तो मेरे ख्याल सारी कौम को अक्सर लोगों को खिलानी पड़ेगी। हो सकता है किसी ने ज्यादा वॉक कर ली हो, हाँ, ज्यादा काम कर लिया हो, इसलिए फिर आपको तो फिर अक्सर लोगों को खिलानी पड़ेगी थायरॉक्सिन। नहीं तो वो टेस्ट ऐसा नहीं है। आपको टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? TSH और फ्री T4। ठीक है, TSH हाई और T4 कम, बस, तो डिजीज हाइपोथायराइड। हाँ ठीक है। आप TSH जितना यानी कि ज़्यादा होगा इतनी ज़्यादा सिम्टम्स आएंगी। तो ये टेस्ट कहाँ से, हॉस्पिटल से करवाएं या किसी रिकमेंडेड कोई? सरकारी लैब्स में इनमोल है, इनमोल से करवा लें। प्राइवेट में बहुत अच्छी लैब्स हैं, शौकत खानम भी है, आगा खान भी है, मुख्तलिफ लैब्स। तो रिजल्ट 100% होते हैं टेस्ट के कंफर्म है कि या कहीं गलती के भी कुछ चांसेस होते हैं? यूजुअली ठीक होते हैं। ठीक होते हैं, ठीक। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में कैसे ट्रीट किया जाए? बहुत आसान ट्रीटमेंट है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं कि जी ये मेरे नुकसानदेह तो नहीं है ट्रीटमेंट। एक तो हमारी कौम में ये अलर्ट है कि जो चीज़ें तो उनके फ़ायदे की हैं उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, क्वेश्चंस हैं कि ये नुकसानदेह तो नहीं हो सकती, जैसे इंसुलिन के बारे में, और जो चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए उनके बारे में नहीं। मसलन अगर आपने पेन किलर लेना हो तो आप 1 मिनट में जाके एक पत्ता पेन किलर का ले आते हैं और खा लेते हैं, और उससे जो किडनी डैमेज होते हैं, उससे हार्ट अटैक का रिस्क होता है, वो सारे बढ़ जाते हैं। लेकिन नोबॉडी थिंक्स अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ पेन किलर्स, वही ना। लेकिन जब थायरॉक्सिन की बात आती है, जब इंसुलिन की बात आती है, जब रेडियो एक्टिव आयोडीन की बात आती है, तो एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड अबाउट देयर लिवर, देयर साइड इफेक्ट्स और सारा। तो उधर ये चाहिए कि इनके बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हार्मफुल नहीं हैं। मसलन देखें, थायरॉक्सिन जिस्म में नहीं बन रही, आपने एग्जैक्टली उसके बराबर एक मालिक्यूल बार तैयार कर लिया, उसका कोई हार्म नहीं लेने में, प्रोवाइडेड
कि आपकी डॉक्यूमेंटेड हाइपोथायराइड हो वहाँ जी, वही टेस्ट वाली बात आपने की। टेस्ट वाली बात आपको प्रॉपर डॉक्टर लेके दियो। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी का भी वेट गेन हो तो थैराक्सन खाना शुरू कर दे खुद से ही, खुद से, या जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं उसको बेस करके। मैंने अभी पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो रिपोर्टें लेके आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें हैं, लेकिन उनका असरार होता है कि हमें कुछ दें, हमारा वेट कम हो। तो आप जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो थैराक्सन तो नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये वाली बात है, आपने ये देखना फैसला करना होता है कि कब ट्रीट करना है और किसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और जिसको ज़रूरत है वो 1 या 2 जो गोलियां डॉक्टर उसकी प्रेस्क्राइब करेगा नाश्ते से 1 घंटा पहले लेनी है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाश्ते से 1 घंटा पहले लें। ओके। या अब आप इसको आयरन की गोलियों के साथ या अपने खाने जिसमें आयरन शामिल है उसके साथ लेंगे तो इसका जज़ब होने की रेशो कम हो जाएगी, ठीक है, उससे आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं होंगे। हाँ जी। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या है ये जब हाइपोथायराइड हो जाता है पेशेंट में, तो इससे एसोसिएटेड रिस्क्स या कॉम्प्लिकेशंस? उसके साथ जो मसाइल हैं वो खास तौर पे फीमेल्स में बात करूंगा। प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज की रेशो बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में मिसकैरेज की रेशो बढ़ जाती है और बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट पे मसला होता है अगर ट्रीट ना किया जाए तो। सो जो प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड को ट्रीट करने के क्राइटेरियाज भी इसी तरह ज़्यादा टाइट हैं जैसे हम डायबिटीज़ में बात करते हैं। हमने डायबिटीज़ के प्रेगनेंसी की बात की ना लास्ट टाइम कि जब प्रेगनेंसी हो तो डायबिटीज़ को ज़्यादा टाइट कंट्रोल करना होता है। सेम अप्लाइज टू थायराइड डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। जब आपने थायराइड को प्रेगनेंसी में ट्रीट करना है तो बहुत मेटिकुलसली उसको स्ट्रिक्ट किस्म का टाइट कंट्रोल करना है, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए और मिसकैरेज से, क्योंकि आप एक नई जिंदगी है, अगर उसको इफेक्ट करके दुनिया में लेके आएंगे इन शॉर्ट जो है जो ही प्रेगनेंसी शुरू होती है तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी डोज को इंक्रीज करवाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरे दिमाग में सवाल आया है, टीवी पे एक ऐड आता होता था आयोडीन मिला नमक ऐसे करके कुछ, कि वो फिर उसमें ये भी बताया जाता था कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको थायराइड या गले में, तो ये जरा गले की बीमारी की, ये थोड़ा बताइए क्या था? आयोडीन डेफिशिएंट चेन जो होती है ना उनमें हाइपोथायराइड होने का चांस है, जो कोलाइड गाइटर होने का चांस होता है, अच्छा। स्वेलिंग बनाने पड़ने का चांस होता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आयोडीन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अपने साल्ट में ऐड रखें। अच्छा, एक्सेप्ट उन लोगों में जिनमें थायराइड की हाइपरथायराइड हो। अच्छा, ये जरूरी है जानना कि किसके लिए है और किसके, उनको फिर हम प्लेन चार्ट लिख के देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अभी आप क्या देखते हैं कि कितने डायबिटीज़ की शरह तो बढ़ रही है दिन ब दिन। अच्छा, ये जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, जैसे आपने कहा फीमेल्स में ज़्यादा होती है थायराइड की बीमारी, तो आपके पास अभी मजमूई तौर पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें थायराइड की क्या शरह है, क्या रेशो है, ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग? अवेयरनेस पे डिपेंड करता है ना एक्चुअली। हम जैसे आप ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज़ अभी बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स में भी आना शुरू होगी ना, तो उसका पहले भी बहुत रिपोर्ट होना जिससे कहते हैं। तो ये है कि जैसे एमआरआई पहले हम नहीं करते थे, अब एमआरआई बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो काउंट करना शुरू। तो पहले एमआरआई करते ही नहीं थे, तो ब्रेन ट्यूमर कहाँ से डायग्नोज होने, जैसे कहते हैं ना कि नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़, वो वाली बात है ना। अब एमआरआई ज़्यादा हो गया तो ट्यूमर डायग्नोसिस, ट्यूमर की रेशो बढ़ गई होगी ना एमआरआई के बाद। सही। इसलिए जो थायराइड के टेस्टिंग है, अब वो जो अवेयरनेस बढ़ रही है, आज देखिए हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं कहते थायराइड के ऊपर। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि थायराइड की टेस्टिंग बढ़ती जाएगी। जो ही बढ़ती जाएगी तो सही फिर स्टैट डाटा आएगा कि 6% है, 10% है वगैरह। यानी लोगों को जैसे डायबिटीज़ है वो तो 17% तकरीबन है ना रेशो उसकी। हाँ। तो अब जो थायराइड है वो आप 5-6% तो वो भी है। और एक थायराइड बेल्ट है जो पहाड़ी इलाके में सारी एरिया को थायराइड बेल्ट इसलिए कहते हैं, थायराइड की बीमारियां बहुत कॉमन है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये नोट किया कि गांव के जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं पेशेंट। हाँ, बीमारी ज़्यादा होती है, डायग्नोसिस कम होता है, बीमारी ज़्यादा होती है। नहीं, मैंने लोगों को देखा है लेकिन फिर होते हैं ऐसे होता है ना वो और वो कहते हैं इसको छेड़े ना नहीं, हम तो ये ठीक है हमारे लिए, ये बस वैसे ही लेके खवातीन घूम रहे होते हैं, उसके बारे में बड़ा होते हैं कि इसको कुछ नहीं करना होगा। हालांकि डायग्नोसिस पे तो इसका मतलब ये है ना कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। मैं आपको बताऊं कि अगले 4-5 सालों में अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। चले अल्लाह करे। अभी देखिए जैसे स्मार्टफोन की जो है ना उसको दाद दें आप, बहुत कमाल की चीज़, अगर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए। सही बात है। अच्छा, यानी कि लोगों को कॉन्शियसली लर्निंग की और अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि
कोई लोगों भी को अब हेल्थ के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो लड़ने की बेसिकली ज़रूरत होती है। क्रॉनिक जितनी डिजीजेज हैं, जितनी पुरानी बीमारियां हैं ना, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि देखें लाइफस्टाइल लोगों का इस वक्त मौजूदा दौर में ऐसा हो चुका है कि दे आर प्रोन टू बी सिक टू डिफरेंट डिजीज, तो इसलिए लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और हम तो अवेयरनेस का काम कर ही रहे हैं, लोगों को हम प्रोग्राम्स करते हैं और ये एक सदका जारिया भी है जो आप करते हैं, हम कर रहे हैं। और विलिंग वेज की तरफ से और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर्स के थ्रू लोगों से शेयर की जाती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम अगले हफ्ते दोबारा से आप सबकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम अवेयरनेस के हवाले से लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।